वर्दी वाला गुंडा चौधरी असलम पाकिस्तान का सबसे कुख्यात पुलिस वाला। इस वीडियो में आपको इसी आदमी की कहानी सुनाएंगे। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे का कारण है धुरंधर द रिवेंज फिल्म, जो कि सेकंड पार्ट है धुरंधर फिल्म का। उसमें संजय दत्त का जो रोल है चौधरी असलम वाला पुलिस वाले का, वो इसी कहानी और इसी जो कैरेक्टर है चौधरी असलम का, उससे प्रेरित बताया जाता है। तो उसकी असली कहानी क्या है आपने देखा होगा। किस तरीके से रणवीर सिंह जो अपना हमजा का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो खड़े हैं सामने, चौधरी असलम गाड़ी से जा रहा है और एक फिदाइन आता है और उसको उड़ा देता है बलोच आर्मी का। तो असल में क्या यही हुआ था? कैसे मारा गया था चौधरी असलम? सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप न्यूज़ पेंच देख रहे हैं। मेरे साथ हैं हमारी अपनी डायरी लेके तैनात विनय सुल्तान। तो सुल्तान साहब, क्या कहानी है चौधरी असलम की और क्यों उस आदमी को इतना खूंखार आतंकियों के लिए, जो पाकिस्तान के गैंगस्टर्स लियारी के खासतौर पे, उनके विरुद्ध जो एकदम अभियान छिड़ रखा था, क्या है पूरी कहानी चौधरी असलम की? जैसे चौधरी असलम की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने को कराची को समझना बहुत जरूरी है। और मैं कई बार ये बात जो है मेरे को बहुत चौंकाती है कि कराची और मुंबई में एक अजीब तरीके की जो है वो समानता है। और कराची वैसे भी बसा हुआ है, जो दोनों शहर जो हैं समुद्र के किनारे किनारे हैं, बड़े जो है इकोनॉमिक हब रहे हैं और दोनों को ट्विन सिटी कहा जाता है। पहले कराची जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी में ही आता था, मुंबई का ही हिस्सा माना, मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा माना जाता था कराची को। और कराची और मुंबई में गजब की समानता है। तीन सिटियों को, तीन शहरों को ऐसा बोला जाता है कि दुबई, मुंबई और कराची ये एक जैसी शहर हैं और एक तरीके से बसे हुए हैं। उनकी बसावट एक तरीके की है, लोग एक तरीके के हैं। बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन सिटी, कई एथनिसिटी के लोग, कई जगहों के लोग आके बसे हैं। अलग अलग समय पे उन्होंने मुंबई को अपना बनाया है। अच्छा, अब इसमें आप ये समझिए कि जिस तरीके से मुंबई में गैंग वॉर चल रही थी, जैसे जो उस समय का बॉम्बे था, उसमें जिस समय गैंग वॉर चल रही थी, उसी समय जो है कराची में भी इसी किस्म की गैंग वॉर चल रही थी। और मुंबई में एक फलसफा पैदा हो रहा था राजनीतिक तौर पे, जिसको हम कहते हैं शिवसेना। उसी तरीके का एक फलसफा जो है वो कराची में पैदा हो रहा था, जिसको कहा जाता था मुजाहिर कौमी मूवमेंट, जो बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील हुआ। और जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का मुंबई में जो रसूख होता था कि उनकी चुटकी बजाते ही मुंबई पूरी ठप हो जाती थी, उसी तरीके का रसूख होता था अल्ताफ हुसैन का। अल्ताफ हुसैन जब भाषण देता था कराची में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुन हैं वो इकट्ठा होते थे, तो वो भाषण देने से पहले उसकी एक आदत थी कि वो ऐसे कहता था 1 2 3, और पूरी जो लाखों की भीड़ जो है वो पूरी तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था। अच्छा। और इस तरीके से उसने एमक्यूएम को खड़ा किया कि एमक्यूएम कराची के जो जो इलाके जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मुजाहिद थे, जो जो भी वहाँ पे जो रिफ्यूजीज जाके बसे हुए थे, वो उन इलाकों में सेक्टर कमांडर नियुक्त करता था, एरिया कमांडर नियुक्त करता था। जो जैसे फौज की फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन उस तरीके से उसने पूरे के पूरे एमक्यूएम को खड़ा किया था। और एमक्यूएम के हेडक्वार्टर कहा जाता था 90, क्योंकि कराची में वो कोड था, पोस्टल कोड था 90। तो 90 का इलाका जो है वो कराची में एमक्यूएम का हेडक्वार्टर होता था और वो अपने आप में ताकत होता था पूरे कराची में। तो एमक्यूएम जिस समय उभर रही थी, उसी समय एमक्यूएम के साथ में हुआ ये कि जैसे शिवसेना पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टी बनी रही, हालांकि उसमें एक मिलिटेंसी दिखाई देती है कि उसके कारकुन जो हैं, वो उसके जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो बहुत मतलब उग्रता से प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने जो उनके हेड हैं बाला साहब ठाकरे या अभी उद्धव ठाकरे, उनके खिलाफ एक भी शब्द जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। एकनाथ शिंदे। हाँ, अब एकनाथ शिंदे, मतलब मैं उसी कागजों में तो जो शिवसेना है उसके बारे में, यही राज ठाकरे को आपको देखने को मिलता है कि जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो उनके बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। तो इनको बोला जाता है कायद, अल्ताफ हुसैन को। तो वो भी, मतलब उनके भी कारकुन जो थे, जो एमक्यूएम के कारकुन थे, वो बिल्कुल उसी तरीके से पूरी तरीके से अल्ताफ हुसैन के प्रति डेडिकेटेड, और वो एक फोर्स इस तरीके की तैयार हो गई थी। और पहले इनका झगड़ा जो है एमक्यूएम का, वो पठानों के साथ हुआ। और पठानों के साथ जब कराची में उनका झगड़ा शुरू हुआ, तो तब उन्होंने पहली बार जो है हथियारबंद खुद को करना शुरू किया। तो एमक्यूएम की एक अस्करी तंजीम बनी, मतलब एक हथियारबंद संगठन अलग से बना जो कि पुलिस के खिलाफ मुकाबला करता था। और 93, 94, 95 में, 92 में दरअसल क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन 91 में चले गए थे लंदन, और 92 में उनको पॉलिटिकल असाइलम मिल गया था ब्रिटेन में, और वो वहाँ तब से वहीं रह रहे हैं। और अल्ताफ हुसैन जब यहाँ से चले गए तो एमक्यूएम को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। और 94 में लगातार जो है पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन होना शुरू हुआ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। और जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जब क्रैकडाउन शुरू हुए,
अल्ताफ हुसैन की पार्टी तोड़ दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी बन गई, एक एमक्यूएम थी पुरानी। और उसी समय एक फ़हीम कमांडो नाम का कैरेक्टर है जिसके बारे में हम कभी किसी दिन और चर्चा करेंगे, और जिसने ये स्थिति कर दी थी कराची में कि कराची में पुलिस वालों ने अपनी वर्दियां पहनना छोड़ दी थी। अच्छा। और जब एमक्यूएम ने वापस पुलिस के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की तो उस समय पुलिस एमक्यूएम की वजह से एमक्यूएम ने इतनी हत्याएं की कि पुलिस वालों की वहां पे बोराबंद लाशें मिलती थी। मतलब रात को पकड़ना, मारना, टॉर्चर करना, उसके बाद में बोरे में बांध के सुबह और किसी एक इलाके में छोड़ देना, कहीं नाले के किनारे, कहीं गली के मुहाने पे। और कई सारे इलाके कराची में ऐसे हो गए थे जहाँ पे पुलिस ने जाना छोड़ दिया था, पुलिस वर्दी पहनना छोड़ दिया था। कहानी में अभी तक चौधरी असलम की असलम entry नहीं हुई। आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिल्ड कर कि रहा है ये कहानी। बिल्ड मतलब कराची की ये स्थिति थी। तो जो शिवसेना और एमक्यूएम में जो फर्क है कि एमक्यूएम पूरी तरीके से हथियारबंद रास्ते पे चले गए थे। वो चुनाव भी लड़ते थे लेकिन वो पूरी तरीके से मतलब वो उन्होंने गुंडागर्दी, हफ्ता वसूलना, मतलब और मंशियात फरोशी, मतलब नशे का कारोबार करना, ये तमाम अगवा करना लोगों को, ये सारे काम भी पैरेलली शुरू कर दिए थे। अब ऐसी स्थिति बनी कि 1984 में ये चौधरी असलम जो हैं वो कराची पुलिस ज्वाइन करते हैं 84 में। 84 में। और ये भी क्यों दिलचस्प मेरे को एक और समानता लगती है कि भारत में जो मुंबई माफिया के खिलाफ लड़ने वाले जो पुलिस ऑफिसर थे वो दरअसल 1983 बैच के जो एसआईज थे, जो सब इंस्पेक्टर थे 1983 बैच के, जो उन्होंने 1984 में सर्विस ज्वाइन की थी। उन सब इंस्पेक्टर्स ने मुंबई माफिया में दाऊद के खिलाफ और पठान गैंग के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से चौधरी असलम भी 1984 में बतौर एएसआई सर्विस जाते हैं। तो जो 1983 का जो बैच है मुंबई माफिया में, जिसको बहुत गोल्डन बैच बोला जाता है, बहुत कंट्रोवर्शियल बैच बोला जाता है, जिसमें विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा, दया नायक, प्रफुल्ल भोसले, रविंद्र आगरे जैसे जो यार कितने बड़े बड़े नाम तुमने बताए हैं। मुझे लगता है दर्शक इन नामों को सुन के मन में सोच रहे होंगे और ये अपेक्षा आपसे पाल लेंगे कि कभी इनकी कहानी भी आप हाँ, इनकी सुनाएं। कहानी भी सुनाए, जिनके जिनके ऊपर एक एक के ऊपर जो है पास में जो है 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हैं, ये तमाम इस तरीके के। और हमेशा हमने ये देखा है जब जो पुलिस जब वो गैंगस्टर या ऑर्गेनाइज क्राइम से, क्राइम सिंडिकेट से लड़ना शुरू करती है तो धीरे धीरे पुलिस भी उसी तरीके से तब्दील होती जाती है। ये वो हमने हर सोचते उस जगह तरीके से हैं। हमने हर जगह देखा। फिर उनकी मोडस ऑपरेंडी भी वही हो वही हो जाती है। जाती और पुलिस में भी जो करप्शन आता है बाद के दौर में, जब गैंगस्टर वहाँ पे कमजोर पड़ना शुरू होते हैं तो उसी समय पुलिस भी करप्ट होना शुरू हो जाती है। ये हमने तमाम जगहों में देखा, हमने बॉस्टन में देखा, हमने मुंबई में देखा है, कराची में भी देखा है इस तरीके की स्थिति। तो इसी तरीके से जो है कराची पुलिस भी जिस समय इन गैंगस्टर्स के खिलाफ, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी तो कई सारे नाम जो हैं उभर रहे थे, जिसमें चौधरी असलम है, राव अनवार है, जीशान काजमी है, इरफान अली बलोच हैं। इस तरीके के बहुत सारे नाम जो हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने, जिनके जिनके पास में 2-2 हज़ार एनकाउंटर करने के, अच्छा। हाँ 2-2 हज़ार एनकाउंटर के, जैसे राव अनवार के पास में 2000 एनकाउंटर हैं, उस आदमी ने 2000 एनकाउंटर किए। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर खूब हुए कराची में उस समय। और जगह जगह हर मोहल्ले में पुलिस ने अपने टॉर्चर सेल बना रखे थे, जहाँ पे बिना गिरफ्तारी दिखाए वो लोगों को लेके जाते थे, टॉर्चर करते थे, मार डालते थे और फिर उनकी लाश की बरामदगी दिखा देते थे। तो ये स्थिति है। तो उस समय जो है 1984 में असलम खान, अच्छा ये एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये असलम जो है, चौधरी असलम, ये बुनियादी तौर पे पठान है, पख्तून है। और एक स्वात में एक पठानों का, एक पश्तूनों का कबीला पड़ता है, अरगुशल, उस कबीले से इनका संबंध है। और चौधरी, इनको जो लक़ब मिला चौधरी, जो इनके नाम के आगे जुड़ा, चौधरी दरअसल पंजाब के जो मुस्लिम जट हैं वो अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हैं रवायत से। लेकिन क्योंकि पंजाब एक डोमिनेंस पाकिस्तान में रहता है तो इनको किसी ने जब पहली बार सर्विस करते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो चौधरी है। तो इस तरीके से इनको नाम के साथ में ये लक़ब जुड़ गया। दरअसल ये थे पश्तून और मंशेरा के रहने वाले थे, स्वात वैली में। और इनके पिता जो हैं एडवोकेट थे, तो इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मंशेरा से ही पूरी की और उसके बाद में वो कराची आए और 1984 में इन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली एएसआई के तौर पे। और सबसे पहला जो इनको अपने करियर में जो पहला बूस्ट मिला वो मिला जब वो गुलबहार थाने के एसएचओ बनाए गए। गुलबहार जो है कराची का सबसे कुख्यात थानों में से एक है। गुलबहार, ऐसा आप समझिए कि जब आप देखेंगे कराची के मैप को, मैं आपको समझाऊं तो ये इलाका जो लियारी का इलाका है, इसके बीच में से लियारी रिवर निकलती है, लियारी नदी, जो कि बाद में जाके समुद्र में मिल जाती है। और वहाँ पे ये गुलबहार थाना पड़ता है। ये लियारी को 2 हिस्सों में बांटती है। तो गुलबहार थाने के एसएचओ के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। और ये तब काम कर रहे थे जब एक तरफ जो है एमक्यूएम अपने उरूज पे थी, दूसरी तरफ ये अरशद पप्पू और ये क्या कहते हैं, रहमान डकैत, उस समय एक ही गैंग में होते थे, हाजी लालू के गैंग में। और हाजी लालू की गैंग पूरी तरीके से लियारी को चलाती थी।
तो वैसी स्थिति में जो है वहाँ पे गुलबहार थाना जो है, जिसको गोली मार भी कहते हैं स्थानीय लोग, गोली मार दरअसल उसको ऐसा अपराध की वजह से नहीं कहते हैं, गोली मार वहाँ पे शूटिंग रेंज हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में, जिसको गोली मार स्थानीय भाषा में कहा जाता था। बाद में वहाँ के स्थानीय गैंगस्टर्स ने इसको सच करके दिखा दिया कि हम जो है चलते फिरते किसी को भी गोली मार सकते हैं। तो ये गुलबहार जो थाना है वहाँ पे ये लगते हैं, और उस समय उन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ खूब सारे ऑपरेशंस किए। दरअसल पीपीपी जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जुल्फिकार भुट्टो बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है, वो एमक्यूएम के खिलाफ रही है। और दोनों का बेस जो है वो पीपी को माना जाता है, पीपीपी को, कि वो मतलब सिंध में जो है उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और क्योंकि कराची जो है सिंध का सेंटर है, और कराची में पकड़ जो है एमक्यूएम की बहुत मजबूत मानी जाती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। तो नसीरुल्लाह बाबर एक जो कि फौज में जनरल थे, वो उस समय सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद में उन्होंने 1994-95 में एमक्यूएम के खिलाफ ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू करवाए। और उन ऑपरेशन को जब उन्होंने नसीरुल्लाह बाबर ने शुरू करवाया, वो फ्रंट से लीड करते थे, उम्र दराज थे, लेकिन वो छड़ी लेके चलते थे बावजूद ये होम मिनिस्टर होने के। तो उस ऑपरेशन में ये चौधरी असलम, राव अनवर, जिशान काजमी, ये सब लोग एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हाँ बने, और एमक्यूएम के खिलाफ इन्होंने भर भर के कार्रवाई की। अब क्या हुआ कि वहाँ पे सत्ता बदल गई, और मुशर्रफ जो है वो सत्ता में आ गए। और मुशर्रफ खुद, क्योंकि आगरा के रहने वाले थे, एक तरीके से वो भी रिफ्यूजी थे, और उनके जो हैं संबंध बहुत अच्छे हो गए अल्ताफ़ हुसैन के साथ में। तो एमक्यूएम जो कि पिछले 5, 6, 7 साल से उसके ऊपर लगातार जो है सत्ता के कार्रवाई चल रही थी, कोड़े पड़ रहे थे, वो अचानक से ताकत में आते हैं। और एमक्यूएम की तरफ से फिर ये होता है कि एमक्यूएम जो है सत्ता में आती है, और सत्ता में आती है तो 2005 के आसपास जो है लियारी टास्क फोर्स बनती है पहली बार। और लियारी टास्क फोर्स जब बनती है तो एमक्यूएम का ये था कि हम जो हैं ये बलोच गैंग जो हैं इनके खिलाफ ऐसे अफसरों को लें जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहें। अच्छा। तो इधर का नुकसान हो चाहे इधर का नुकसान हो, फायदा हमारा होगा। तो इन्होंने राव अनवर को, इनको जिशान का, चौधरी असलम को, इन लोगों को लेके लियारी टास्क फोर्स बनाना शुरू किया। अब लियारी टास्क फोर्स ने सबसे पहले खिलाफ जो कार्रवाई करनी शुरू की, उसमें सबसे पहले कार्रवाई शुरू की उन्होंने रहमान डकैत के खिलाफ। और रहमान डकैत को जो है लगातार ये कोशिश कर रहे थे किसी भी तरीके से उठा लें। तो 2005 में जब चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स के सदर बनते हैं, हेड बनते हैं, तो वो पहला जो उनका हाई प्रोफाइल केस था वो था शोएब खान का। शोएब खान का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ लियारी गैंग से नहीं था, लेकिन शोएब खान कराची का बड़ा गैंगस्टर था। वो दाऊद इब्राहिम से बुरी तरीके से प्रभावित था, और बाद में दाऊद इब्राहिम से ही उसके साथ में जो है उसके मनमुटाव रहे, और वो खुद ये चाहता था कि मेरे को दाऊद इब्राहिम बनना है, वो बार बार ये क्लेम करता था। तो और इसके मल्टी नेशनल वो ऑपरेशन करता था नेपाल में, इधर उधर, और ड्रग्स का बड़ा जो है गैंगस्टर था, ड्रग सप्लायर था बड़ा, और हथियार का बहुत धंधा करता था। तो शोएब खान को जो है इन्होंने गिरफ्तार किया पहली बार चौधरी असलम ने। तो चौधरी असलम का नाम बनना शुरू हुआ, और उसके बाद में इन्होंने ये किया कि इन्होंने कोशिश की कि पहली बार रहमान डकैत की जो गैंग है उसको पूरी तरीके से हम पकड़ें, उसको ख़त्म करें। ये उनको टास्क मिला था, क्योंकि एमक्यूएम उस समय सत्ता में थी, और एमक्यूएम का ही के से ही जो है गृह मंत्रालय भी एमक्यूएम के पास में ही था। तो एमक्यूएम बार बार प्रेशर डाल रही थी इनके ऊपर, चौधरी असलम के ऊपर, कि आप जो है अब इसको ख़त्म करिए। तो ये स्थिति बनी। तो रहमान डकैत के ऊपर पहली कार्रवाई जो है इनकी तरफ से की गई, वो की गई कि वाइट हाउस, एक हब नाम का इलाका पड़ता है कराची में, वहाँ पे एक जगह पड़ती है वाइट हाउस, जिसको बोला जाता था कि ये शेल्टर होम है एक तरीके से। जब रहमान डकैत फंसता है तो वहीं आके छुपता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने छापा डाला, और छापा डाला तो इस छापे में 4 पुलिस के लोग मारे गए फायरिंग में, और रहमान डकैत वहाँ से भाग गए। तो अब हुआ ये कि चौधरी असलम को अपने 4 जवानों की लाश वहाँ से उठानी पड़ी। उनके पुलिस फोर्स के कई जवान वहाँ पे घायल हुए, और ये उनके लिए बेइज्जती का सबब बन गया। तो चौधरी असलम ने ये कहा कि अब मैं इसका बदला लूंगा। और उन्होंने बदला लिया कैसे, जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं कि वर्दी वाला गुंडा। तो उनका कार्रवाई करने का तरीका वही था, और उन्होंने ये किया कि अपने एक डीएसपी के जरिए रहमान बलोच के, जो रहमान डकैत है, उनके घर पे ये संदेश भिजवाया, उनके भाई के पास में, अब्दुल रहीम के पास में, कि आप आ जाइए, आपकी हम गिरफ्तारी दिखा देंगे ताकि आपको चौधरी असलम मार ना पाए। और इस बुलावे में जो अब्दुल रहीम के जो ससुराल वाले थे, उन्होंने अब्दुल रहीम को उस डीएसपी को सौंप दिया। उस डीएसपी ने ले जाके अब्दुल रहीम को सौंप दिया चौधरी असलम को, और चौधरी असलम ने उसको बाकायदा जो है कोल्ड ब्लडेड उसका मर्डर करके उसका इनकाउंटर दिखा दिया। और अगले दिन ये खबर छपी कि रहमान बलोच का जो है भाई रहीम बलोच वो मारा गया।
तो यहाँ से इन दोनों के बीच में टसल शुरू होती है। अब इस बीच में उसको अब लगातार वो जो है रहमान डकैत को ढूंढ रहा था चौधरी असलम, और ढूंढते ढूंढते 2007 में उसके पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रहमान जो है वो क्वेटा में सैटेलाइट टाउन में जाके छुपा हुआ है। और वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं रेड डालने के, और लगातार जो है दोनों पक्ष के बीच में झड़प चलती है। और झड़प चलने के बाद 4 घंटे की लगभग आपसी गोलीबारी के बाद में रहमान जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा। लेकिन असलम जो है, चौधरी असलम, वो रहमान की गिरफ्तारी दिखाते नहीं हैं। वो चुपचाप ले आते हैं उनको, ला के उनको इंटरोगेशन के नाम पे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। इस बीच में रहमान डकैत के घर वालों को ये खबर मिल जाती है कि चौधरी असलम रहमान को उठा के ले गया है। तो चौधरी असलम के मतलब रहमान को लेके एक हेबियस कॉर्पस एक नाम होता है कि अगर आपकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है और ये नहीं डिक्लेयर किया गया कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, तो आप उसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं। तो हेबियस कॉर्पस की जो है अपील रहमान के घर वालों की तरफ से कराची हाई कोर्ट में डाल दी गई। और उसके बाद में ये हुआ कि चौधरी असलम फंस गए कि यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत ट्विस्ट है इसमें। अब उन्होंने क्या किया कि रहमान डकैत के घर वालों से एक नेगोशिएशन शुरू किया, क्योंकि अगर हेबियस कॉर्पस में उनको ये दिखाना पड़ता कि हमने गिरफ्तार किया है और 6-7 दिन हमने वो शो नहीं किया है, तो चौधरी दिक्कत में फंस जाते। तो उन्होंने रहमान के घर वालों से ये नेगोशिएशन किया कि हम रहमान की गिरफ्तारी दिखा देंगे और दिखा के जो है उनको जेल भेज देंगे, उनको जेल में तमाम सुविधाएं हम देंगे, घर से उनके खाना आएगा, कपड़े घर से आएंगे और तमाम सारी चीज़ें हैं वो घर से ही आएंगी। और आप जो है इसमें मतलब आप अपनी अपील जो है वो वापस ले लीजिए। तो आप जैसे ही अपील वापस ले लेंगे हम गिरफ्तारी दिखा देंगे। नेगोशिएशन हो गया, रहमान के घर वालों ने अपील वापस ले ली। इस बीच में हुआ क्या सौरभ की, चौधरी असलम एक और एनकाउंटर में गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने आके अचानक से खबर दी कि हमने माशूक बरोही नाम का जो एक गैंगस्टर है उसका एनकाउंटर कर दिया। माशूक बरोही बड़ा नाम था कराची गैंगस्टर्स में। तो तमाम जो है अखबारों में छप गया, लेकिन बाद में 2 दिन बाद में खुलासा हुआ कि दरअसल वो उस आदमी जिसको एनकाउंटर में मरा दिखाया गया उसका नाम था असलम बरोही, और वो आम आदमी था, वो गुनाहगार नहीं था, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था उसका। अच्छा। तो ये फेक एनकाउंटर जो है इसके चर्चा होने लगी, फिर उसके ऊपर जांच बैठी तो पहले चौधरी असलम को सस्पेंड किया गया, फिर उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब चौधरी असलम जेल में, अच्छा। और रहमान डकैत को जो है इन्होंने पकड़ रखा और गिरफ्तारी ये दिखा नहीं पा रहे हैं। अब चौधरी असलम जो जेल नहीं चला गया, मतलब याचिका वापस लेने के बाद भी गिरफ्तारी दिखाई नहीं? गिरफ्तारी दिखाई नहीं, क्योंकि ये इधर फंस गए फड्डे में। अब चौधरी असलम जेल में चले गए और बाकी जो कराची पुलिस है कोई रहमान डकैत की गिरफ्तारी लेने के लिए तैयार नहीं कि हम गिरफ्तार करके दिखाएं। और रहमान डकैत जो है उसको बीच बीच में अपने घर वालों से बात करने की इजाज़त थी फ़ोन पे, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो इनको क्या हुआ कि चौधरी असलम के एक जो साथी इंस्पेक्टर थे बाहुद्दीन बाबर, उनके घर पे रखा गया था छुपा के। तो वहाँ पे उनको 2 लोग जो है उनकी पहरेदारी करते थे। और रहमान डकैत ने जब बलूची में बात करी तो उनको समझ में आ गया अपने घर वालों से कि याचिका भी हट गई है और चौधरी जो है वो जेल में भी है और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई गई है। तो उन्होंने फिर जो है अपने एस्केप का प्लान बनाया। तो इस तरीके से वो चौधरी की पकड़ से भाग निकले। अब इसके बाद ये हुआ कि 2000 वो जैसे जेल से वापस बाहर छूट गए, 2008 में उनको सीआईडी मतलब का हेड बना दिया गया कराची में। और फिर इन्होंने जो है लगातार फिर कोशिश की। अच्छा, रहमान डकैत के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पिक्चर नहीं बताई गई। हाँ, जब बेनजीर भुट्टो जो पिक्चर में पहले पार्ट में जो थोड़ा दिखाया गया था, बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी पाकिस्तान, तो रहमान डकैत उनको लगातार ये कहा जा रहा था कि आपको जो है टीटीपी या जो तालिबान है वो आपको अपने निशाने पे ले सकते हैं, क्योंकि टीटीपी का ये मानना था कि कोई महिला जो है उसको देश को लीड नहीं करना चाहिए। और भी तमाम सारी कहानियाँ थी। तो उसमें ये था कि जो भी इनके आपसी जो झगड़े की वजह थी, टीटीपी ने कहा था कि हम इसको टारगेट करेंगे, हम बेनजीर भुट्टो को। तो बेनजीर भुट्टो जब पहली बार एक लंबे निर्वासन के बाद वापस पाकिस्तान आती हैं, तो पाकिस्तान में एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक जो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी वो रहमान डकैत के पास में थी। तो रहमान डकैत उनको दिखाया है बेनजीर भुट्टो को एस्कॉर्ट कर रहे थे। उसका वो मतलब कि उन्होंने ना तो जो सरकारी सुरक्षा तंत्र है उसके ऊपर भरोसा किया, न किसी और के ऊपर भरोसा किया। उन्होंने रहमान डकैत के ऊपर और ताकत एक तरीके से। और बाकायदा जो है रहमान जब वो वापस आ रही थी तो उनके ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ, एक जो है उनके असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। और उसमें रहमान डकैत कहते हैं कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो को अपनी गाड़ी में बैठा के और पूरे के पूरे उस जो वहाँ पे जहाँ बम धमाका हुआ था उस पूरे इलाके से निकाल के ला के उनको
उनके घर पे छोड़ दिया था। तो उसके बाद में रहमान डकैत, जब बेनज़ीर भुट्टो आखिरकार जो है इस तरीके के एक आत्मघाती हमले में मारी जाती हैं और उसके बाद में चुनाव होते हैं और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो राष्ट्रपति बनते हैं। आसिफ अली जरदारी ने जब राष्ट्रपति बने तो उनके रहमान डकैत से संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनका एहसान भी था और बीबी भी उनका एहसान मानती थी बेनज़ीर भुट्टो। तो वो रही नहीं, तो आसिफ अली जरदारी ने रहमान डकैत को काफ़ी पेट्रोनेज दिया और उस समय पीपल्स अमन कमेटी जो बनी, जो कि पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा थी, और तो पीपल्स अमन कमेटी का उनको सदर बना दिया गया, उनको चीफ बना दिया गया और रहमान डकैत का रसूख बढ़ता चला गया। लेकिन 2009 आते आते जरदारी और रहमान डकैत के बीच में टसल शुरू हो गई काफ़ी सारी चीज़ों पे, जिसमें भत्ते वसूलने से लेके पैसे की कुछ मामले, ठेकेदारी के, इन तमाम चीज़ों में जो है रहमान डकैत और पीपीपी के बीच में टसल की स्थिति पैदा हो गई। तो फिर यह तय हुआ कि अब इनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर जिम्मेदारी जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आसिफ अली जरदारी की तरफ से मिली असलम, इनको चौधरी असलम को, और चौधरी असलम को ये कहा गया कि अब रहमान डकैत, चौधरी असलम तो इंतजार में बैठे थे इसी की। हाँ, चौधरी असलम को ये बोला गया कि अब आप जो है इनको ख़त्म कर दीजिए। तो ये हुआ कि, लेकिन रहमान डकैत जो है वो ईरान में जाके छुप गए। रहमान डकैत क्योंकि एथिकली बलोच हैं, और बलोच जो हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी रहते हैं, और वहाँ पे ईरान में एक इलाका पड़ता है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर भी खूब बलूच हैं। और ये भी बॉर्डर जो है बहुत पोरस है, इधर से लोग उधर आते हैं, उधर से लोग इधर जाते हैं। तो सिस्तान बलूचिस्तान में वो जाके छुपे हुए थे। तो रहमान डकैत के बारे में को ये संदेश पहुँचाया गया कि आप आ जाइए, पीपीपी के साथ में आपके संबंध दुरुस्त हो जाएंगे और आपको जो है चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की बात कह रहे हैं जरदारी। तो ये कह के उनको बुलाया गया, और वो जब बुलाया गया तो बिन कासिम में एक इलाका पड़ता है कराची में, बाहरी इलाका है। बिन कासिम के इलाके में बहुत सारे समय तक लश्कर और जैश के जो है कैंप भी चलते रहे। तो बिन कासिम में जो है 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत को एक तरीके से एम्बुश किया गया चौधरी असलम के द्वारा और उनको मार दिया गया। हालांकि उनके परिवार का ये कहना था कि चौधरी असलम ने रहमान को जिंदा पकड़ लिया था, और जिंदा पकड़ने के बाद में उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, उनको जो है गलत तरीके से कोल्ड ब्लडेड उनका मर्डर किया। और परिवार का ये कहना था कि नबील गबोल के कहने पे, जो कि लियारी के एक राजनीतिक थे जिनका कैरेक्टर राकेश बेदी ने जो कैरेक्टर निभाया है धुरंधर में, वो बताया जाता है कि इन्हीं से प्रेरित तो नबील गबोल और जरदारी के कहने पे जो है उनके, ये रहमान की फैमिली का कहना था कि उनके कहने पे चौधरी असलम ने उनको मारा है। अब ये तो हो गई रहमान डकैत की मौत के बाद, इसका जिम्मा आया था चौधरी असलम के बाद। अब चौधरी असलम का अंत कैसे होता है? अब ये हुआ कि 2010 के आसपास, मैंने आपको, जो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तो टीटीपी खड़ी हुई 2007 के आसपास, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि अमेरिका का साथ देके पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया है, और वो कैसे अमेरिका का साथ दे सकते हैं तालिबान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर खूब सारी कार्रवाइयाँ, खूब सारे जो है उस समय बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जो है खुदकुश हमले हो रहे होते थे, फिदाइंट हमले हो रहे होते, तो ऐसी स्थिति बन रही थी। तो 2010 में ये तय किया गया, क्योंकि कराची को इनिशियली डेवलप किया गया था जब 1990 के दशक में और 2000 के आसपास भी कश्मीर में जो आतंकवादी आते थे उनके बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो कराची और आसपास के इलाके में होते थे। जो आईएसआई की जो ब्रांच कश्मीर के ऑपरेशंस देखती थी, वो भी, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वहाँ, उसके भी जो ऑफिसर्स हैं वो कराची में ही बैठते थे, तो वो कोऑर्डिनेट करते थे। क्योंकि कराची में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसको जामिया दारुल उलूम बिनौरिया कहा जाता है, बिनौरिया टाउन में है दारुल उलूम। वहाँ से बहुत सारे जो लीडरशिप जो है जिहादी इन ऑर्गेनाइजेशंस की वो निकलती है, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन चलती थी। लश्कर जांगवी और इस तरीके के जितने संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद और ये हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, ये सारी वहाँ से कराची से कोऑर्डिनेट होती थी। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना हुआ था तालिबान का, टीटीपी का, क्योंकि वो लोग उनके ट्रेनिंग कैंप भी था, उनके लिए ठीक सारी, मतलब सारा माहौल ठीक था, उनके लिए छुपने की जगह भी अच्छी थी, उनके पास ट्रेनिंग कैंप भी थे, तमाम सुविधाएं जो हैं। तो अब टीटीपी के खिलाफ 2010 में ऑपरेशन शुरू हुए। तो उस ऑपरेशन में पहली बार पाकिस्तान रेंजर्स को उतारा गया। मतलब वैसे उतरते रहे लियारी में भी और ये 90 वाले इलाके में भी, लेकिन उसमें फुल फ्लेजेडली जो है पाकिस्तान रेंजर्स, जैसे हमारे यहाँ पे बीएसएफ होता है, उनको उतारा गया और बाकायदा इसके टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए। और इस ऑपरेशन को भी जो है ये चौधरी असलम लीड कर रहे थे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने चौधरी असलम को निशाना बना लिया और उनके खिलाफ 9 अटैम्प्ट इनके द्वारा किए गए। ये चौधरी असलम जो है वो कराची का जो सबसे महफूज इलाका माना जाता है, डिफेंस सेक्टर 8, वहाँ पर रहते थे। और उनके घर के बाहर जो है
आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी जाके भिड़ा दी गई एक सुसाइडर बॉम्बर द्वारा, लेकिन वो घर में थे और बच गए। और उसके बाद में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो पूरी सड़क जो है तहस नहस हो गई, और चौधरी असलम उस समय धूल से सने हुए बाहर आते हैं, मीडिया सारी जुटी है, और तब वो ये बोलते हैं कि मैं इनकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। और ये वो वाला जो बयान आप देखते हैं जो बहुत वायरल है, उस घटना के बाद में है। तो इसके बाद में ये लगातार चलता रहता है, टीटीपी की तरफ से उनको धमकी दी जा रही होती है लगातार। 2014 में होता यह है कि ये टीटीपी के 3 लोगों का एनकाउंटर करके वो आ रहे होते हैं, और उस दौरान जो उनका ड्राइवर होता है कामरान, वो टीटीपी को इसकी सूचना दे देता है कि हाँ इनको लेके जा रहा हूँ। और जो कराची का जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पे एक खुदकुश हमला उनके ऊपर होता है, एक फिदाइन अटैक उनके ऊपर होता है, जिसमें गाड़ी में 110 किलो के तकरीबन आरडीएक्स भर के उनको भिड़ा दिया जाता है। और वो गाड़ी कहा जाता है कि वो 20 मीटर दूर जाके गिरी थी, और चौधरी असलम उस पूरे हमले में मारे गए। हाँ, तो मरने का तरीका ठीक दिखाया है, लेकिन जो मारने वाले हैं वो दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे, बलूचिस्तान के लोग नहीं थे। तो ये एक चीज़ जो है वो फिल्म से थोड़ी सी अलग है, कहानी है फिल्म, क्योंकि फिल्म तो कहानी है, फसाना है, वो तो प्रेरित है, वो तो और काल्पनिक चौधरी है। असलम जो हैं वो बहुत कुख्यात हैं, बहुत कुख्यात रहे हैं। मतलब बहुत कोई उनके नाम पे जो है बहुत उनको तमगाए इम्तियाज़ मिला है, जो वहाँ का बहुत बड़ा मेडल है, मतलब एक तरीके से गैलेंट्री मेडल है। लेकिन इसके बावजूद चौधरी असलम के ऊपर इतने आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स इतनी की हैं, हद से ज़्यादा उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो लोगों को उठाते थे और मारते। इसमें भी दिखाया गया कि 5 बलोच लड़कों को उठा के उन्होंने जो है मार दिया, और कहा कि मैं तुमको आज़ादी देता हूँ टाइप अच्छा वाला ये वो बताओ, scene ये था। जो कपड़ा पहनना था, ये जो कुर्ता पैजामा वाइट परमानेंट, वही हाँ, हाँ। पिक्चर में भी ये देखा संजय दत्त कपड़ा हाँ, पहने, वही। अभी वर्दी भी नहीं नजर आए। नहीं असल में मैंने यही हाल आपको था। मैंने आपको बताया था कि कराची में एक समय ऐसा आ गया था कि पुलिस वर्दी पहनना छोड़ चुकी थी। पुलिस का जो कोई भी एहलकार अगर पुलिस का है, चाहे वो कांस्टेबल है चाहे इंस्पेक्टर है, वर्दी पहनना बंद, सादे कपड़े में घूमना शुरू कर दिया था लोगों ने। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बाद हम आपको कभी डिटेल में और बताएंगे, एक फहीम कमांडो, उसने तो एक तरीके से कराची पुलिस को निशाने पे ही ले रखा था। अगर उसको गली में ऐसे दिख जाते थे, वो एमक्यूएम से जुड़ा हुआ था, कि गली में 2 पुलिस वाले खड़े हैं वर्दी पहन के, तो वो मार देता था। अच्छा। और उसने अनाप शनाप किलिंग वहाँ पे की। तो फहीम कमांडो के बाद में ऐसा खौफ का मंजर हुआ पाकिस्तान कराची पुलिस के साथ में कि उन्होंने वर्दियाँ पहननी छोड़ दी थी। सामान्य तौर पे लोग नहीं रहते थे। जिशान काज़मी इसी तरीके से मारे गए। जिशान काज़मी की तो ये स्थिति हो गई कि वो उनको बाद में स्क्रेजोफेनिक हो गए थे, उनको सपने में अल्ताफ़ हुसैन दिखने लगे, तो वो इतना भयंकर तरीके से डर गए थे एमक्यूएम के खिलाफ। तो एमक्यूएम का एक पूरा एस्पेक्ट जो है वो फिल्म में नहीं दिखाया गया है, जो कि बहुत बड़ी ताकत है वहाँ पे कराची में। आज भी जो कराची की राजनीति, कराची का अंडरवर्ल्ड जो है वो एमक्यूएम के इर्द गिर्द ही नाचता है। बिल्कुल। तो ये है पूरी चौधरी असलम की कहानी। अब फिल्म आपने देखी होगी, 2 पार्ट देखे हैं, इतना चर्चा में है, और संजय दत्त का रोल, चौधरी असलम का रोल भी बड़ा चर्चा में है। तो फिल्म तो जाहिर सी बात है काल्पनिक है, प्रेरित है, तमाम घटनाओं से मिला जुला के बनाया गया है। पर हमें लगा आपको उत्सुकता होगी कि भाई असल में ये एक आदमी कौन था, कैसा पुलिस वाला था, क्या काम किया था, कैसे जिया, कैसे मरा। तो वो इस वीडियो में हमने पूरा एक तरीके से जो फैक्ट हैं वो मैंने सुल्तान की डायरी के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, और कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप और जो हकीकत, जो कहानी है वो जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम इस सीरीज़ को अपना जो भी है, जो और कैरेक्टर समझ में आएंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी हम जो हमारा जिम्मा हमने उठाया है रैशनैलिटी का, जो सही बात है वो आप तक पहुंचाने की, वो हम करते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे गीतांश। शुक्रिया।